हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है जिसका नाम है सेल इंजरी। ठीक है, आज हम सेल इंजरी के बारे में हम समझेंगे कि सेल इंजरी होता क्या है। सेल इंजरी का मतलब है किसी सेल के अंदर किसी भी तरीके का डिफ़ॉर्मिटी आ जाता है जब उसके ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस पड़ता है, चाहे एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। जब किसी सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उस स्ट्रेस के कारण वो अपने अंदर डिफ़ॉर्मिटीज़ पैदा कर देता है। दैट मीन्स वो सेल या तो ख़राब होने लग जाता है या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो कैसे होता है और सेल इंजरी क्या है, सेल इंजरी के कौन-कौन से कारण हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं आज। ठीक है? अगर हम इसकी डेफ़िनिशन देखें तो सेल इंजरी का मतलब होता है कि जब एक सेल है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ा है। अगर मान लें अगर हम ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज़्म है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का इंजरी होता है, कोई स्ट्रेस पड़ता है, तो ये सेल क्या करेगा? जब इसके ऊपर जब ये स्ट्रेस पड़ेगा तो ये अपने अंदर कुछ न कुछ चेंजेज़ करेगा और वो इसके रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेज़ आएँगे। दैट मीन्स ये सेल हो सकता है ये अपना स्ट्रेस चेंज कर ले, स्ट्रक्चर चेंज कर ले, या हो सकता है ये सेल ये ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, या इधर से ब्रेक डाउन कर जाए, नष्ट हो जाए, इसके सारे जो कंटेंट हैं बाहर निकलने लग जाए, ख़त्म हो जाए। तो जब वो चेंज करता है या इसके अंदर की जो मेटाबॉलिज़्म है, अंदर की जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, इसकी जो स्केलेटल है या यूँ कहें साइटोस्केलेटल है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी इसमें फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो सेल इंजरी का मतलब क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है? फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस। जब किसी सेल के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ता है तो उसके अंदर या तो फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल या फिर दोनों इस तरह के चेंजेस आते हैं। यानी उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है जब स्ट्रेस का, तो किसी सेल के ऊपर जब भी किसी स्ट्रेस का, किसी भी स्टिमुलाई का इफेक्ट पड़ेगा तो उसके अंदर फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल या फिर दोनों इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या? अ वैरायटी ऑफ अ स्ट्रेस। वैरायटी ऑफ स्ट्रेस मतलब कोई ज़रूरी नहीं एक ही तरीके का फिजिकल स्ट्रेस होगा या केमिकली होगा, किसी भी तरीके का स्ट्रेस इसके ऊपर पड़ सकता है। दैट मीन्स ऐसा कोई सा भी कारण हो सकता है जो इस सेल के फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स दिखा सकता है, यानी फंक्शनली या मॉर्फोलॉजिकली इसके अंदर चेंजेस दिखा सकता है। यानी किसी सेल के ऊपर जब कोई स्ट्रेस पड़ता है, कोई एजेंट काम करता है, एक्ट करता है, तो उसके फंक्शन में या मॉर्फोलॉजी में या फिर दोनों में चेंजेज आते हैं। फंक्शन का मतलब होता है इंटरनल फिजियोलॉजी। सेल का जो इंटरनल फिजियोलॉजी है वो जिस तरह से अपना सारा मैकेनिज्म अंदर करता है, उस मैकेनिज्म में किसी भी तरीके का जो बदलाव आ जाएगा या चेंजेज आ जाएंगे वो फंक्शनल चेंजेज कहलाएंगे। मॉर्फोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर की पूरी बनावट या अंदर की बनावट। अगर किसी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रक्चर, वो दिखता कैसा है। ठीक है? अगर किसी सेल के मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है एनाटॉमी। ठीक है? यानी किसी सेल के अंदर जो उसके फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए या फिर दोनों चेंजेज आए, दैट मीन्स उसके फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल जो भी चेंजेज आते हैं किसी स्ट्रेस के कारण, किसी ईटियोलॉजी के कारण, किसी स्टिमुलाई के कारण, उसी चीज़ को हम सेल इंजरी कहते हैं। अब ये सेल इंजरी दो रूप में हो सकता है। पहला ये कि अगर किसी सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस काम करे तो उस स्टिमुलस के काम करने के कुछ समय तक वो सेल अपनी हो सकता है मॉर्फोलॉजी में चेंज कर दे, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दे, और फिर जैसे वो स्ट्रेस हटे वो फिर से नॉर्मल सेल में रिवर्स बैक होके आ जाए, जैसे पहले था वैसा बन जाए। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे या ज़्यादा पोटेंशियल वाला रहे तो फिर ये सेल उसी चीज़ को बियर ना कर पाए और परमानेंटली ये अपने स्ट्रक्चर को या खो दे या फिर अपने फंक्शन को खो दे। अगर स्ट्रक्चर को खो देगा तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज आएंगी, अगर फंक्शन को खो देगा तो फंक्शनल डिफॉर्मिटीज आएंगी। तो इस तरीके से ये सेल के ऊपर जो भी इंजरी होती है
वो दो तरह का बन जाता है, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है अगर स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाता है तो सेल फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है। लेकिन अगर परमानेंट की बात करें या इरिवर्सिबल की बात करें तो अगर सेल अगर उस स्ट्रेस को लंबे समय तक बियर नहीं कर पाता है तो फिर वो दोबारा अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में यानी नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी को रिगेन नहीं कर पाता और परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये डैमेज दो रूप में हो सकता है या एक रूप में हो सकता है। जब डैमेज होगा परमानेंटली तो हो सकता है या तो इसकी मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाए, जैसे पहले था वैसा ना रहे, या हो सकता है इसके जो फिजियोलॉजी है वो बिगड़ जाए, या तो अंदर की चीज़ें बिगड़ जाए या और ज़्यादा अगर होगा तो ये सेल ही पूरी तरह से डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये इसका सेल इंजरी का ये हमारा डिफिनीशन है। अब जो भी इसके ऊपर एजेंट काम करता है, कह रहे हैं कि ऑन द सेल फ्रॉम वेरियस इटोलॉजिकल एजेंट्स चेंजेस इन एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट। वही बात है कि जब भी कोई स्ट्रेस या कोई भी एजेंट इसके ऊपर जब काम करेगा तो इसके अंदर किस में चेंजेस लाएगा, इसके एक्सटर्नल में या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस लाएगा। एक्सटर्नल का मतलब वही है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में, और इंटरनल का मतलब वही है कि इसके फंक्शन में, दैट मीन्स इसके होम्योस्टेसिस में कुछ न कुछ बदलाव लाएगा। और वो बदलाव दो रूप में हो सकता है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल शॉर्ट टर्म का है और इरिवर्सिबल लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जब शॉर्ट टर्म तक रहेगा दैट मीन्स रिवर्सिबल रहेगा, तो जैसे वो स्ट्रेस रिमूव होगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म का रहेगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा, सेल एक तरीके से पूरी तरह से ख़राब सा हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो किसी एक सेल को डैमेज करते हैं, दैट मीन्स इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण सेल के अंदर इस तरह से चेंजेज आते हैं या सेल के अंदर जो इंजरी होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, हमने कुछ कारण को या कुछ इटियोलॉजी को समराइज करने की कोशिश की है। पहला है हाइपोक्सिया या इश्मीया, दूसरा है फिजिकल एजेंट्स, तीसरा है कोई केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स हो सकता है, फिर नेक्स्ट कोई माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट हो सकता है, एजिंग हो सकता है, साइकोजेनिक हो सकता है, या आइट्रोजेनिक हो सकता है, या इडियोपैथिक हो सकता है। राइट, पहला देखिए हाइपोक्सिया या इश्मीया का मतलब क्या होता है। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब होता है कम, ऑक्सिया का मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। इश्मीया का मतलब सेल का किसी न किसी तरीके से निक्रोस होना, डेड होना। जब कोई एक आर्टरी, सपोज कीजिए ये आर्टरी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो, राइट, अगर हम एक ब्लड वेसल्स मान लें, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अगर कुछ प्लेग जमा हो, किसी भी रूप का हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कोई स्टिमुलाई हो, सॉरी एम्बोलाई हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण, क्योंकि ब्लड तो जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रप्चर कर जाए, इधर रप्चर कर जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोआगुलेशन होने लग जाए। अगर कोई प्लेग जमा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो, फैट का कोई मॉलिक्यूल हो, या कोई अदर पार्टिकल्स हो, या फिर कोई एम्बोलाई हो, गैस एम्बोलाई हो सकता है, कोई और भी एम्बोलाई हो सकता है, या फिर रप्चर हो जाए। जब किसी भी तरीके से सेल के जो ब्लड वेसल्स का अंदर किसी भी तरीके से जब रुकावट आ जाती है, दैट मीन्स उसके ब्लड वेसल्स में कहीं रप्चर आ जाए, कोई एम्बोलाई वहाँ पे रुका हुआ हो, या फिर कोई प्लेग जमा हुआ हो, तो ब्लड के फ्लो को रोकता है, या बीपी अचानक बढ़ जाए, दैट मीन्स ब्लड का फ्लो जब रुकेगा तो होगा क्या, आने वाले जो टिश्यूज या ऑर्गन्स है या सेल्स है, उसको जो ब्लड की जो सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा। दैट मीन्स जितना फ्लो जाना चाहिए था इस टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए उतना मिल नहीं पाएगा। हर एक सेल के पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनल, जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, हम जानते हैं, रेस्पायरेशन करना। ये रेस्पायरेशन करके सेल के लिए एटीपी बनाता है, और इसी एटीपी के सहारे ये सेल सरवाइव करता है।
अगर इस सेल को एटीपी नहीं बना अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल को एटीपी बनाकर नहीं देगा तो ये सेल धीरे 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 ये सांस लेना बंद करेगा और मर जाएगा। इसको एटीपी बनाने के लिए, इस माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ये वेसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई कम कैसे रहेगी? ऑक्सीजन हम जानते हैं कि हमारा जो ये O2 है ये Hb के साथ, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ही आगे चलता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और लेके जाता है। जब ब्लड का मॉलिक्यूल या ब्लड के सेल्स ही कम जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन की भी कम रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं न कहीं हैम्पर करता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई हैम्पर करेगा तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कम मिलेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो अपना मैकेनिज्म जो इसके अंदर है, जिसके हेल्प से ये एटीपी बनाता है इस सेल के लिए, ये एटीपी कम बना पाएगा। जब एटीपी कम बनाएगा तो इस सेल को एनर्जी कम मिलेगी। फाइनली ये सेल भूखा मरेगा और यूँ कहें कि ये सेल किसी न किसी रूप में सांस लेने में इसको परेशानी होगी और ये ख़त्म सा हो जाएगा ये। तो हो सकता है इसी चीज़ को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया या इस्कीमिया। जब हाइपोक्सिया यानी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसके बाद ये इस्कीमिया होगा, पहले इस्कीमिया नहीं होगा, पहले हाइपोक्सिया होगा। और वो हाइपोक्सिया का कोई भी कारण हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है? या तो Hb कम हो जाए या फिर O2 कम हो जाए, या फिर O2 और Hb तो ठीक रहें लेकिन बीच में जो रास्ता है, जिस रास्ते से ये जा रहा है उसी में कहीं न कहीं परेशानी आ जाए। Hb कम हो सकता है किसी, दैट मीन्स कोई एनीमिक पर्सन है, Hb ऑलरेडी कम है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कोई है ही नहीं मॉलिक्यूल, तो अगर ये सब क्लियर भी रहेगा तभी भी सेल तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। या ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम मिल पा रही हो, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल पा रही है, Hb नॉर्मल हो, तभी भी नहीं जा पाएगा। या ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हो, ये दोनों O2 और Hb दोनों बॉडी में नॉर्मल हो, सफिशिएंट अमाउंट में हो, लेकिन अगर बीच में जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिसके थ्रू होके ये जा रहा है यहाँ पे, यहीं कहीं डिफ़ॉर्मेलिटीज़ आ जाए। ये फिर डिफ़ॉर्मेलिटीज़ या तो किसी प्लेग के रूप में हो सकता है, किसी एम्बोलिज़्म के रूप में हो सकता है, या फिर किसी कोआगुलेटिंग फैक्टर के रूप में जो वहाँ पे कोआगुलेट करके रुका हुआ है कहीं रप्चर होने के कारण, इस रूप में हो सकता है। किसी भी तरीके से इस सेल को ऑक्सीजन या यूँ कहें ब्लड की सप्लाई जब रुकेगा तो ये एटीपी नहीं बना पाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली एटीपी नहीं बनने से इसको परेशानी होगी। दूसरा क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन के अलावा जो न्यूट्रिशनल जितने फैक्टर हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, वही सारा कुछ इस सेल को पहुंचाता है। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो या O2 कम हो या ब्लड की कंपोनेंट कम हो तो O2 के अलावा एक और चीज़ की कमी पड़ेगी सेल को। पहला क्या? न्यूट्रिशनल फैक्टर, दैट मीन्स इसको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाएगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी ये सेल कार्य करेगा, कुछ समय तक सर्वाइव करेगा और फाइनली ये मर जाएगा। तो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया के कारण सेल डेड कर जाते हैं या सेल के अंदर नेक्रोसिस आता है, सेल के अंदर चेंजेज आते हैं मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल। ये इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर आके कुछ जमा हुआ हो सकता है जैसे कि प्लेग के रूप में हो सकता है। एम्बोलाई, कुछ पहले से ऐसा चीज़ हो जो इस ब्लड वेसल में चल रहा हो। रप्चर, या कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लड वेसल्स कहीं रप्चर कर जाए, कहीं फट जाए, उसके कारण से भी ये दिक्कतें आ सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा है फिजिकल एजेंट्स। देखिए, नेक्रोसिस सेल इंजरी का जो दूसरा कारण है फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स का मतलब इसमें क्या क्या ऐसा हो सकता है जो सेल को इंजरी करा सकता है? तो पहला है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है किसी भी तरीके का उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस पड़ा। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब है उसको कोई अचानक कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके कारण से वो सेल डैमेज हो गया या सेल के अंदर इंजरी आ गई। ट्रॉमा आप जानते हैं कि किस तरह का, जैसे चोट लग जाना, कोई इफेक्ट पड़ जाना, अचानक ही सडन हो जाना कुछ भी। ये दो तरह का हो सकता है, या तो मैकेनिकल हो सकता है या फिर थर्मल हो सकता है। थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है, मैकेनिकल मतलब प्रेशर से रिलेटेड है, कोई अचानक प्रेशर लग जाए किसी भी तरीके से। थर्मल यानी अचानक कोई हीट ऐसा लग जाए
तो भी ये इसके अंदर ट्रॉमा आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी लग जाए, या फिर रेडिएशन पड़ जाए। रेडिएशन से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैकेनिकल ट्रॉमा से या थर्मल ट्रॉमा से भी फिर जो हमारा सेल की इंजरी हो जाती है। तीसरी चीज़ें हैं केमिकल एंड ड्रग्स। देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल को नुकसान कर जाता है। वो डायरेक्ट रूप में भी हो सकता है या इनडायरेक्ट रूप में भी हो सकता है। केमिकल के रूप में जैसे बात करें तो पॉइजन पहला है। एक पॉइजन है, वो भी सेल को नुकसान कर सकता है। पॉइजन सेल को नष्ट कर देता है। जितने भी उसके चैनल्स हैं, सोडियम पोटेशियम पंप हैं, या फिर जो आयनिक चैनल्स हैं, वो सारा चीज़ ब्लॉक कर देता है, या उसके अंदर जाके इसको होम्योस्टैसिस को, पूरे मैकेनिज्म को डिरेंज कर देता है। हो सकता है कोई एसिड हो, या हो सकता है अल्कलाई हो, या हो सकता है कोई पोल्यूटेंट हो, या फिर कोई इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, या फिर नारकोटिक या अल्कोहलिक कोई ड्रग भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में क्या क्या, माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबियल एजेंट्स का मतलब है कि कोई भी पैथोजन हो सकता है, पैथोजन के रूप में, जिसे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में भी हम कह सकते हैं इसे। जैसे कोई बैक्टीरिया है, या कोई वायरस है, कोई फंजाई है, या कोई प्रोटोजोआ है, या कोई और कैटेगरी का किसी भी तरीके का पैथोजन है जो उस सेल को इंजरी कर सकता है, उसके सेल वॉल को रप्चर कर सकता है और नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में क्या क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून जो भी हो सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी का कोई ऐसा हमारे बॉडी का कोई मैकेनिज्म है जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने का जो रिकॉग्निशन जो पावर है वो खो दे, और जब हमारा बॉडी किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी पार्टिकल्स को जब ये समझने लग जाता है कि अपना नहीं है, नॉट सेल्फ, तब उसके रिस्पॉन्स में वो एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा। जब एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा तो सेल को फिर वो नुकसान करने लग जाएगा। ठीक है, नहीं, सेल को मार देगा, सेल में इंजरी लगा देगा। तो हो सकता है ऑटो इम्यूनिक कोई डिसऑर्डर हो, या ऑटो इम्यूनिक कोई कॉज हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, जैसे कि किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर होता है। जब हाइपर सेंसिटिविटी रहेगी, कुछ भी होगा, नॉर्मल चीज़ भी रहेगी तो उसके अगेंस्ट में वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव होने के कारण, या दैट मीन्स हाइपर सेंसिटिव होने के कारण वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, एलर्जिक रूप में रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी भी ये कारण हो सकता है। या फिर एनाफाइलैक्टिक हो सकता है। एनाफाइलैक्टिक जैसे कि एलर्जेटिक चार टाइप का हो सकता है, जैसे कि तुरंत किया फटाफट हम देखते हैं कि उसके ऊपर एलर्जी दाने वाने ऐसे निकलने लग जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है सेल को नष्ट करने के लिए, उसमें इंजरी पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट का मतलब है कि जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाना, यानी कि सेल को जितना खाना चाहिए, हो सकता है वो पर्सन उतना खा ही नहीं पा रहा। जैसे कि मान लो कोई दुबला पतला है, दुबला पतला का कारण क्या हो सकता है कि वो खा ही नहीं रहा है। पहला चीज़ तो यही हो सकता है, या तो वो उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से भी वो सेल कहीं ना कहीं वो इंजरी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग भी एक बड़ा फैक्टर है जो एक सेल को नेक्रोसिस करा सकता है या सेल को इंजरी करा सकता है। जैसे उसमें से एक कॉज है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो भी होते हैं, देखिए कोई सा फ्री रेडिकल अगर हम बात करें, चाहे हाइड्रोक्साइल आयन का फ्री रेडिकल अगर हम बात करें, या फिर O2 का बात करें, या फिर हम H2O2 का बात करें, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का कोई सा फ्री रेडिकल होता है। जब फ्री रेडिकल का मतलब है हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। जब हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है तो अंदर एक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें से बहुत सारे आयन के रूप में भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं जो आयनिक रूप में होता है। जब अंदर भी और बाहर भी, हम जानते हैं सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो जाते हैं या तो इनके जो रिसेप्टर से बाइंड करके, ये जो इनके पंप है उनको पंप को हम हैम्पर करते हैं, या फिर अंदर जाके इनके मैकेनिज्म को हैम्पर करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल एजिंग का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, फ्री रेडिकल हाई एनर्जेटिक, हाई बाउंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ये, तो तुरंत किसी न किसी से बाउंड कर लेता है ये, स्टेबल नहीं होने के कारण, और सेल की मॉर्फोलॉजी या फंक्शन में कहीं न कहीं
डिरेंजमेंट लाता है। फिर है साइकोजेनिक एजेंट्स। साइकोजेनिक एजेंट्स जैसे कि एक स्ट्रेस है या एंग्जायटी है, जैसे कि हमने लिखा भी है, स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो वो स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस वो पर्सन जब लेता है तो कुछ मेंटल स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता और फाइनली सेल में इंजरी हो जाती है। या एंग्जायटी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो सकता है, बेचैन हो सकता है, अंदर की जितनी भी हार्मोनल चेंजेज है फटाफट होगा, और जब हार्मोनल चेंजेज होंगे तो उस सेल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और फाइनली उसके अंदर इंजरी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। फ़ियर हो सकता है, जैसे कि अगर कोई आदमी ज़्यादा डरा हुआ है उस कारण से भी उसके अंदर उसके सेल में इंजरी हो सकता है। या फ्रस्ट्रेशन, मेंटल फिर साइकोजेनिक फैक्टर में आ सकता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उस कारण से भी हो सकता है। या ओवरवर्क, या फिर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है, मेंटली बहुत ज़्यादा लगा हुआ है किसी काम में, बहुत ज़्यादा है, अपने ब्रेन को थोड़ा-सा रिलैक्स नहीं देता किसी चीज़ के लिए, इसमें से भी उसके अंदर चेंजेज़ हो सकते हैं उसके सेल में। नेक्स्ट है इट्री आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक का मतलब होता है जैसे कि कोई एक फिजिशियन है, किसी भी डिजीज़ का वो ट्रीटमेंट करने चलता है। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है, जो सही डायग्नोसिस हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हो। फिर उसके बाद वो ड्रग का सिलेक्शन करता है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट देता है। अगर कोई फिजिशियन या कोई डॉक्टर अगर सबसे पहले डायग्नोसिस ही रॉन्ग बना पाएगा, तो हो सकता है उसका ट्रीटमेंट का आगे का सारा चीज़ें गड़बड़ हो जाए, पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट जाए। अगर वो डायग्नोसिस सही बना लिया, या और अगर वो ड्रग के सिलेक्शन में अगर वो गलत ड्रग का सिलेक्शन कर दिया, ओवरडोज़ कर दिया, या ओवरडोज़ ना होकर कम डोज़ दे दिया, वो उससे भी पेशेंट की जो डिज़ीज़ है वो ठीक नहीं होगी, सेल के ऊपर रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब किसी एक फिजिशियन के कारण या एक डॉक्टर के कारण, डॉक्टर की गलती के कारण, या तो हो सकता है उसके जो ड्रग का सिलेक्शन है, या फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या फिर डायग्नोसिस है, कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है, उसके गलती के कारण अगर किसी सेल की इंजरी होती है तो वो फैक्टर कहलाता है आइट्रोजेनिक फैक्टर, ठीक है ना? यानी रॉन्ग डायग्नोसिस बना ले, या रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दे, या गलत ड्रग का सिलेक्शन कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा इडियोजेनिक, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है अननोन फैक्टर। कोई भी दूसरा ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम प्रॉपर रूप से हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्या कारण है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि किसी सेल को इंजरी कराने के लिए, ठीक है? तो हमने यही देखा कि सेल इंजरी क्या है, सेल इंजरी के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। सेल इंजरी को एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सेल इंजरी का मतलब है किसी सेल के अंदर इंजरी हो जाना, किसी सेल के अंदर नुकसान हो जाना, किसी सेल का पंक्चर हो जाना। जब सेल के अंदर इंजरी होगा दैट मीन्स सेल का नुकसान होगा। सेल का नुकसान 2 रूप में हो सकता है, या तो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा, या फिर उसकी फंक्शन में चेंज होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब है उसके एनाटॉमी में चेंज होगा, उसके स्ट्रक्चर में, और फंक्शन का मतलब है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, अंदर का मैकेनिज्म है, उसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव होगा, या फिर दोनों बदलाव हो जाएँगे। जब ये चेंजेज़ हो रहा है तो इस चेंजेज़ को करने के लिए कोई न कोई फैक्टर होता है। अब वो कौन-कौन से फैक्टर होते हैं? तो इतने सारे फैक्टर्स हमने बताए। हाइपो पहला फैक्टर जैसे कि हाइपोक्सिया, इसीमिया हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, या सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, उस कारण से सेल मर सकता है। इसके कई सारे कारण हैं, स्क्लेरोसिस, एम्बोलाई या रप्चर हो सकता है। फिजिकल एजेंट्स, ये भी एक कारण हो सकता है या फैक्टर हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल या थर्मल ट्रॉमा, या इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन हो सकता है। केमिकल एंड ड्रग्स भी हो सकते हैं, कोई पॉइजन हो, कोई एसिड हो, अल्कलाई हो, पोल्यूटेंट हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, या पेस्टिसाइड्स हो, या नार्कोटिक हो, या अल्कोहलिक ड्रग हो। माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज हो, एनाफाइलेटिक हो, या हाइपर सेंसिटिविटी हो। न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट में क्या-क्या हो सकता है? या तो उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकता है। एजिंग में एक मोस्ट कारण फ्री रेडिकल हो सकता है। और साइकोजेनिक में अगर हम बात करें तो किसी पेशेंट का स्ट्रेस हो सकता है, उसका एंग्जायटी हो सकता है, उसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, राइट?
या ओवरवर्क हो सकता है। हाइड्रोजेनिक का मतलब है किसी डॉक्टर की गलती के कारण जो परेशानी आ रही है, दैट मीन्स उसके या तो रॉन्ग डायग्नोसिस है या रॉन्ग ट्रीटमेंट है या रॉन्ग ड्रग का सिलेक्शन है। इडियोपैथी का मतलब है जिसका कोई कारण हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सेल इंजरी आज हमारा बस इतना ही था। आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि सेल इंजरी में जब किसी सेल के ऊपर कोई इंजरी होता है तो क्या सेल तुरंत ही इंजरी करा लेता है या सेल के ऊपर तुरंत ही इंजरी हो जाती है या सेल उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स भी करता है। देखेंगे हम इस बात को कि जब भी किसी सेल के ऊपर कोई भी, चाहे फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, जितने सारे हमने फैक्टर काउंट किए, इसमें से अगर कोई भी फैक्टर इसके ऊपर जब काम करेगा, हैम्पर करेगा, तो ये सेल का क्या तुरंत ही ऐसा हो जाता है कि तुरंत ही इंजरी हो जाती है कि सेल पहले कुछ समय तक बर्दाश्त भी करता है जितना हो सकता है, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा इससे जुड़ा हुआ, जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।